हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे। इसके 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आप उसको जा कर के यूट्यूब में देख सकते हैं। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ज़्यादा प्यार करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। चलिए आज आपका तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इम्पोर्टेंट सूचना, फ्री मेंस बैच है जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरा हाई क्वालिटी नोट्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 15 मंथ होगी। इसके लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इसका क्वेरी कर सकते हैं। दूसरा है पीएसआईआर, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जिनको भी पीएसआईआर में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है वो इन दिए गए नंबरों पर बात कर इसमें भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसकी 24 तारीख से इसकी बैच चालू हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, मिलिट्री गवर्नमेंट गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। तो पहला ऑप्शन है ग्रीकों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, अच्छा इसमें सी लिखा है, ए के बाद बी होना चाहिए था। चलिए, ए के बाद सी है पारसियों के द्वारा, बी है शकों के द्वारा, डी है मुगलों के द्वारा। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। देखिए, मैं सैनिक शासन के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सैनिक शासन वो था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और वो कुछ क्षेत्रों को जीत कर जब चला गया, तो जब जाने के बाद उसके जो सैनिक थे उसको उसने वहां पे शासन करने के लिए दे दिया था। तो उसके सैनिक जो शासन करते थे उसी को सैनिक शासन कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीकों के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे लिखा है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बाद उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों को उसके सैनिक अधिकारियों द्वारा शासित किया गया, जिसे सैनिक शासन कहा गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? पहला है गंधार, दूसरा है कंबोज, तीसरा है काशी, चौथा है मगध। ये जो चारों ऑप्शन है आपके 16 महाजनपदों से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी कहीं नहीं कहीं 16 महाजनपद का है। अच्छा, एक क्वेश्चन 16 महाजनपद से और बनता है, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा जनपद मगध था तो क्यों था? ठीक है, मगध था तो क्यों था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मगध ही क्यों सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था? यहाँ सबसे शक्तिशाली पूछा है तो कौन सा है? मगध ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों शक्तिशाली है, इसका रीजन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ आप भी होमवर्क करिए ना, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मगध क्यों शक्तिशाली था। ठीक है ना। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण इस कृषि क्षेत्र भी बहुत उपजाऊ था, जिससे अधिक विकास को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त मगध के शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया। यही कारण था मगध सबसे शक्तिशाली था। एक दो कारण और हैं जिनको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ठीक है, इससे विपरीत वो आपका आंसर होना चाहिए, यही नहीं कि यही वाला सीधा बता दिए सर यही था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय भारत आए। ठीक है, पहला है फायान, दूसरा है इत्संग, तीसरा है मेगस्थनीज, चौथा है हेंगचांग। ऑप्शन है ए 3124, 3142, 1324, 134। जब इस टाइप का ऑप्शन आया करे तो सबसे पहले देखा करिए कौन है पहली बार आया था। तो सबसे पहली बार आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश में आया था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने इंडिका किताब लिखी थी। ठीक है। सेकंड नंबर पे आया था फयान, ये भी चंद्रगुप्त के काल में आया था, बट वो गुप्त काल के चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने अपनी उपाधि विक्रमादित्य रखी थी, उनके शासनकाल में ये आया था। तो पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे ये आया, तीसरे नंबर पे आया आपका हेमचांग। हेमचांग आया आपके तीसरे नंबर पे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और जब हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म हो गया उसके बाद इतिसंग आए, तो चौथे नंबर पर ये आए। बट इनका सिक्वल यहाँ पे अलग है। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया आपका? ये तो 3 नंबर, फिर आ गया आपका 1 नंबर, फिर आपका आ गया 4 नंबर, और फिर आ गया आपका
2 नंबर, तो 3142, तो 3142, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेगास्थनीज, बयान, हेमशान, इतिशन, ठीक है ना, ये ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं निम्नलिखित में से हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो अशोक के शिलालेख थे उसमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था और सबसे छोटा शिलालेख कौन सा था, दोनों शिलालेख के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। पहला ऑप्शन है पहला और 10वां शिलालेख, दूसरा है पहला और 11वां शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है दूसरा और 13वां शिलालेख, चौथा ऑप्शन है दूसरा और 16वां शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा और 13वां शिलालेख, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग में सही सुमेलित कीजिए। पहला है, देखिए इसको सुमेलित करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करिए करिए, ये देखा करिए, कहीं नहीं कहीं यही गलत करता है वो। ठीक है ना, जैसे पहला दिया है मृत कटिकम, ये शूद्रक ने लिखा था, बुद्ध चरित वासुबंधु ने लिखा था, मुद्रा राक्षस शाखा दत्त ने लिखा था, हर्ष चरित बारा भट्ट ने लिखा था। तो इसमें अब देखिए सही क्या है, तो पहला वाला ये वाला तो सही है, हर्षचरित को बारा भट्ट ने लिखा था, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था, बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित को वासुबंधु ने न लिख करके इसको अश्व घोष ने लिखा था, किसने लिखा था, अश्व घोष ने। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और सारे ऑप्शन सही हैं, तो 2 नंबर गलत हो गया, तो 2 नंबर यहाँ है ये गलत और सब सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल करिए, उसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चित्र वाला क्वेश्चन। जब मानचित्र का क्वेश्चन आया करे ना, तो क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार मानचित्र को एनालिसिस करिए कि मानचित्र हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए मानचित्र में बंगाल की खाड़ी दिखाया है, अरब सागर दिखाया है, हिंद महासागर दिखाया है, और ये क्षेत्र अगर यहाँ से काटा जाता है तो ये क्षेत्र क्या हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ हमारा बांग्लादेश है। तो ये 3 क्षेत्र को भी भारत में ही दिखा रहा है। और आपको याद होगा कि पूरे भारत पर विजय किसने प्राप्त की थी, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया था, पूरा भारत को जीता था। पहले पूरा भारत एक ही तो था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था। तो ये कहीं नहीं कहीं इसका आंसर हमें ये लग रहा है कि मौर्य काल की बात है। तो अब मौर्य काल में कौन थे, कनिष्क तो थे नहीं, समुद्रगुप्त तो थे नहीं, हर्ष तो थे नहीं, तो बचा कौन, अशोक। सिंपल सी बात है, तो यहीं से हम सी ऑप्शन तो वैसे ही मार देंगे, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अशोक के उसके शासन काल के अंतिम समय की ये फोटो है। अंतिम समय क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पूरा शासन किया, अशोक ने भी पूरा शासन किया था, तो वहीं से मैपिंग क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है ना, ऐसे छाटने का प्रयास किया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ये भी क्वेश्चन कहीं नहीं कहीं अशोक से है, क्योंकि अशोक के शिलालेख में ही इसके बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में, खाद्यान्न संकट के बारे में। बट किसमें मिलती है यही बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शुभ गौरा का ताम्रपत्र, दूसरा कह रहा है अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख, तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख, चौथा है चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो चलिए इसका आंसर बताइए। पहला तो है शोहगौली, शोहगौरा, शोहगौरा का ताम्रपत्र। शोहगौरा कहाँ पे है आज के टाइम पे, आप बताइए शोहगौरा कहाँ पे है आज के टाइम पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है ये स्थान। ठीक है ना, और इसका राइट आंसर भी ए ही ऑप्शन होगा। ठीक है, सोहगौरा का ताम्रपत्र या लेख में हमको क्या मिलता है, खाद्यान्न के संकट के बारे में पता चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग है, इसकी पीडीएफ फिर से टेलीग्राम पे मिलेगी, वहां से आप इसका डिटेल जरूर पढ़ लिया करिए। ठीक है ना, क्वेश्चन लगाइए, डिटेल पढ़िए, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहते थे। बताइए, पहला तो इसमें एक याद रखना है, चांदी का सिक्का कौन जारी किया था, तो गुप्त शासन काल में जारी हुआ था। ठीक है ना, अब इसको कहते क्या थे, तो इसको रूपक कहते थे, सोने के सिक्के कहते थे, दिनार कहते थे, या पण कहते थे, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है रूपक। रूपक कहा जाता था
चांदी का सिक्का किसके शासन टाइम पे चला था? गुप्त काल के। कहा क्या जाता था? रूपक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फिर से मैपिंग का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैप को ध्यान दीजिए, जहां जहां जिस लोकेशन को दिखा रहा है उसको ध्यान दीजिए। अगर इसको हम बांटने का प्रयास करें तो ये क्षेत्र कहीं नहीं कहीं आपका राजस्थान वाला दिख रहा है, ये क्षेत्र कहीं नहीं कहीं मध्य प्रदेश वाला दिख रहा है, ये क्षेत्र कहीं नहीं कहीं बिहार का दिख रहा है, ये क्षेत्र कहीं नहीं कहीं यूपी का दिख रहा है। आप तो सोचिए ना, ये यूपी का दिख रहा है, ये बिहार का दिख रहा है, ये एमपी का दिख रहा है आपके, ये आपके राजस्थान का दिख रहा है, तो क्षेत्र भी यहीं कहीं से होंगे इसमें जो आंसर होंगे। तो पहला पढ़ते हैं, आप ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, मत्स्य, चेदी, कौशल, अंग। दूसरा है सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। चौथा है मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। सूरसेन, चेदी, कौशल और मगध। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप थोड़ा सा बताइए, एक ऑप्शन पकड़ने का प्रयास कीजिए जो आपको थोड़ा बहुत पता है। मगध कहाँ पे था या अंग कहाँ पे था? तो एक तरह से देखा जाए अंग भी कहाँ था? बिहार में। मगध भी बिहार में। ये दोनों अभी हो सकते हैं। अब अगला हम ऑप्शन जाते हैं, वश्य। वश्य और चेदी। वश्य ए ऑप्शन की बात कर रहा है, तो वश्य कहाँ पे है? मत्स्य कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। चेदी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कौशल कहाँ है आज के टाइम पे? उत्तर प्रदेश में है। अंग कहाँ पे है? बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा आप पहले मैपिंग में देख लिया करिए कहाँ कहाँ क्या क्या है, उस हिसाब से उसको मैच कराइए करिए, तो आपका मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का ए सही होगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये 10th जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती है, मतलब दी गई थी? मतलब पति अपनी वाइफ को, पत्नी को छोड़ देता है, ठीक है, विच्छेदन की बात। तो पहला है कामसूत्र, दूसरा है मानव धर्मशास्त्र, तीसरा है शुक्र, नीति शास्त्र, चौथा है अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने इसके बारे में बताया था कि पति क्या करता है अगर पत्नी को छोड़ देता है, विवाह विच्छेदन हो जाता है इन दोनों के बीच, तो उसको उन्होंने मुक्ति शब्द दिया था। क्या दिया था? मुक्ति। पति पत्नी का तलाक हो गया, पति पत्नी अलग अलग हो गए, तो उसको मुक्ति शब्द दिया था। ये किसमें? अर्थशास्त्र में था। चारों शास्त्र के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कामा सूत्र क्या था? मेन ये प्रेम और यौन संबंध में था, इसमें विच्छेद विवाह विच्छेद की बात नहीं की गई थी। मानव धर्मशास्त्र क्या था? मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति भी कहा जाता है, जो विवाह और पारिवारिक जीवन के संबंध के नियम दिए गए हैं। जब इसमें नियम दिए गए हैं तो विच्छेदन की बात इसमें भी नहीं किया होगा। शुक्र नीति शास्त्र क्या है? शुक्र नीति शास्त्र जिसे नीति शास्त्र का ग्रंथ माना जाता था, इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में था। इसमें भी विवाह विच्छेदन के बारे में बात नहीं की गई थी। ठीक है ना? ऐसे ही आप इसका डिटेलिंग पढ़ा करें, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करें। जो भी डाउट सेशन आपको रहा करे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल नंबर्स हैं सारे। ठीक है? आप इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए। आपको सेशन कैसे लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे मनोबल बढ़े। लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज का डे यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।